दोस्तों, जब आप कैसर बाग से शहीद स्मारक की तरफ चलेंगे, यानी गोमती नदी के करीब, तो आपको बाएं हाथ पर एक बहुत बड़ा तारीखी खंडहर नजर आएगा। ये खंडहर लखनऊ की तारीख का एक मरकज है जो अपनी कहानी खुद बयां करता है। इस खंडहर के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेजिडेंसी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप इसकी दिलचस्प तारीख से वाकिफ़ हो सकेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस रेजिडेंसी की दास्तान। इस रेजिडेंसी को 1775 ईस्वी में ब्रिटिश शहरियों के लिए बनवाया गया था। ये तकरीबन 33 एकड़ रकबे में फैली हुई है और तमाम तरह के घरों का एक मजमुआ है। इन सभी तरह के घरों को मिलाकर ही रेजिडेंसी कहा जाता था। पहले तो इस इमारत के शुमाली हिस्से को ही खासकर रेजिडेंसी कहा जाता था। 1857 की गदर के बाद इसके अंदर जितने भी मकानात बने हैं, सबके मजमुए को रेजिडेंसी कहा जाने लगा। इन सब की कवायद 1774 ईस्वी में शुरू हो गई थी, जब नवाब शुजाउद्दौला एक बरतानवी रेजिडेंट को लखनऊ में तैनात करने पर मुत्तफिक हो गए थे। इसके एक साल के बाद नवाब साहब के हुक्म के मुताबिक बरतानवी रेजिडेंट के लिए एक घर की तामीर का सिलसिला शुरू किया गया था। जब ये इमारत तैयार हो गई थी तो इसका नाम रेजिडेंसी रखा गया था। ये इमारत जो थी, ये जो बरतानवी अफसरान थे और उन अफसरान के जो मातहत थे उनके लिए बनाई गई थी। हालांकि इस इमारत की जो बुनियाद थी वो 1775 ईस्वी में रखी गई थी, लेकिन नवाब सादत अली खां की सरपरस्ती में ये इमारत 1800 ईस्वी में मुकम्मल हुई थी। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये जो ज़मीन थी ये पहले नवाबजादों की हुआ करती थी। वो लोग यहाँ पर खेलकूद करने के लिए, यानी लुत्फ़ उठाने और मौज मस्ती करने के लिए आते थे। बाद में जब रेजिडेंसी की तामीर हुई तो लगा नवाबों को कि ये जगह काफ़ी नहीं है, इसलिए वो जगह जिसमें नवाबजादे खेलकूद करने आते थे उसको भी इस रेजिडेंसी में मिला लिया गया था। अब चूंकि जगह काफ़ी हो गई थी, लिहाजा इसके अंदर काफ़ी मकानात बनाए गए थे और एक तरह का इसे कहना चाहिए अगर आज के दौर में तो पूरा मोहल्ला आबाद कर दिया था। इस रेजिडेंसी के अंदर हॉस्पिटल था, पोस्ट ऑफिस था, चर्च था, मस्जिद थी, घोड़ों का घर था, भेड़ों का घर था, कब्रिस्तान था और आला अफसरान के लिए आला मयार के मकान बने हुए थे। इस इमारत की तामीर बहुत अच्छी तरह से और बहुत पुख्तगी के साथ की गई थी। खासकर आप इस इमारत का जो एक मखलूत आर्किटेक्चर देखेंगे वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हालांकि ये रेजिडेंसी अपनी शान व शौकत बहुत लंबे अरसे तक बरकरार नहीं रख सकी थी, क्योंकि 1857 में बागियों ने इस पर हमला कर दिया था और इस शानदार इमारत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त जो ये हमला हुआ था, इसे लखनऊ घेराबंदी का नाम दिया गया था। ये हमला तकरीबन 87 दिनों तक चला था और ये हमला हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत अहम मुकाम रखता है, क्योंकि इस हमले के बाद हिंदुस्तान की तारीख का रुख
बदल गया था। इस हमले के बाद इस रेजिडेंसी को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा था। आप इस इमारत में कभी तशरीफ लाएं तो आप देखेंगे इसकी सभी दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। इसका सीना छन्नी हो चुका था और आज भी ये इमारत अपनी बदहाली और अपनी खस्ताहाली का मातम मना रही है। हालांकि जनरल कैंपवेल किसी हद तक इस हमले को रोकने में कामयाब हो गए थे, लेकिन तब तक यह इमारत बदशक्ल हो चुकी थी और अपनी असली शक्ल सूरत को खो चुकी थी। जब आप इस रेजिडेंसी में दाखिल होंगे तो आप देखेंगे इसका बहुत ही शानदार गेट बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा दिखता है। इस गेट की भी अपनी तारीखी अहमियत है। ये गेट नवाब सादत अली खान ने जॉन बैली के खैर मकदम के लिए बनवाया था, जो लखनऊ तशरीफ़ ला रहे थे, और इस गेट को 19वीं सदी की शुरुआत में ही बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। जब इसमें आप दाखिल होंगे तो गेट के दाहिनी तरफ आप देखेंगे खजाना घर है, यानी ट्रेजरी हाउस। ये 1851 में बनकर मुकम्मल हुई थी और 1857 में ये बर्बाद कर दी गई थी। इसके मरकज़ी हिस्से को कारखाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर फेरर हाउस, बैंक्वेटिंग हॉल, इमाम बाड़ा, मस्जिद, बेगम कोठी, म्यूज़ियम और रेजिडेंसी की इमारत हैं। जब इसमें आप दाखिल होंगे तो देखेंगे डॉक्टर फेरर हाउस है। ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ये उनका घर था, खासकर उन्हीं के लिए बनवाया गया था। और इसके बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बैंक्वेट हॉल है। ये बैंक्वेट हॉल उस वक्त के खासकर ब्रिटिश लोगों के लिए ही बनवाया गया था। जब आप इस सदर दरवाजे से थोड़ा अंदर चलेंगे तो आपको दिखेगा कि बाएं हाथ पे जो है वो बेगम कोठी है और दाएं हाथ पे ट्रेजार बना हुआ है। ये बेगम कोठी उस वक्त नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने अपनी विलायती रानी, जिनका नाम था बेगम मकदरा शाह, ये उस बेगम के लिए खासकर बनवाई गई थी। जो 1857 की चीज़ों को समेटे हुए एक म्यूज़ियम है, वो इस बेगम कोठी के बगल में ही पड़ता है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये इमारत बदहाल है, खस्ताहाल है, चकनाचूर है और अपने हालात का मातम मना रही है। हालांकि अगर आप कभी इस इमारत के अंदर आएँ तो आप देखेंगे इसमें उस वक्त का जो स्कूल था, डाकघर था, जेल घर, बैंक्वेट जैसे कुछ तामीर के हिस्से अभी बचे हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत ही हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी इमारत, चाहे खंडर हो गई हो, अपनी बरसों की तारीख को बयां करती है, जो अपने सीने में समेटे हुए है। आज भी आप देखेंगे कि इस पूरी शानदार इमारत जो तकरीबन 33 एकड़ में फैली हुई है, इसके किनारे किनारे बगीचा है। ये पूरा का पूरा बगीचा जो किनारे किनारे ही बनाया गया है, इसकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है और ये आने वाले सैलानियों को बहुत कशिश पैदा करता है और उन्हें अपनी तरफ खींचता है। और इसी इमारत में आप देखेंगे एक काल कोठरी भी है जो 44 सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती है। और इसी के सामने आपको सेंट मेरी चर्च भी दिख जाएगा, जहाँ पर इस 1857 के गदर में तकरीबन 2000 अंग्रेज़ फौजियों का कत्ल किया गया था। उनकी कब्रें बनी हुई हैं और ये कब्रिस्तान बड़ा शानदार दिखता है। इस इमारत का बकिया हिस्सा भी बहुत ही शानदार है। तो ये थी छोटी सी दास्तान या पूरा वाकया जो हमने आपके सामने बयान किया रेजिडेंसी के बारे में। आइए हम चलते हैं इस रेजिडेंसी के अंदर और आपको ये दिखाते हैं।
ये इसका गेट है, मेन गेट बंद है, साइड से खुला हुआ है। हम देखिए रेजिडेंसी के अंदर आ गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके साइड में बगीचा बना हुआ है जो बड़ा खूबसूरत है। इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। इसके दाहिनी तरफ का नज़ारा है और देखिए ये इसका गेट दिख रहा है। हालांकि ये गेट रिनोवेटेड है, ये असली गेट नहीं है। और ये बाएं हाथ का है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर इसकी बगीचा इसके चारों तरफ है, उसका ये शुरुआती हिस्सा आप देख रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम उस गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं जो रिनोवेटेड है, जिसे जॉन बेली के लिए बनवाया गया था, उनके खैर मकदम में। आइए अब इस गेट से अंदर दाखिल होते हैं। आप रेजिडेंसी का नज़ारा देख सकते हैं, ये रास्ता है। अब हम अपने बाईं तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब हम डॉक्टर फेरर हाउस की तरफ चलते हैं और ये आपको दिखाते हैं। पहले हम इसे आपको बाहर से दिखाएंगे, फिर अंदर से दिखाएंगे। देखिए डॉक्टर फेरर हाउस के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में भी और ये इंग्लिश में भी है। आइए, ये डॉक्टर फेरर हाउस है जिसे हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। पहले हम इसे आपको पूरा बाहर से दिखा देते हैं, बाद में अंदर से इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, ये इसका बाहरी हिस्सा है, ये इसका जुनूबी रुख है। हम अभी आपको जुनूबी हिस्सा दिखा रहे हैं। अब हम इसे आपको अंदर से दिखाते हैं, डॉक्टर फेरर हाउस। आप देख सकते हैं ये पिलर काफ़ी चौड़े बने हैं और ये थोड़ी बहुत इसका आर्किटेक्चर बाकी रह गया है, जिसे आप देख सकते हैं ये पिलर पर मौजूद है। और थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। आइए अब अंदर चलते हैं। ये इसका दूसरा अंदर का दरवाज़ा है। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं। आज संडे का दिन है, इसलिए काफ़ी सैलानी आए हुए हैं। ये देखिए, ये इसका अंदर का हिस्सा है। ये इसके जुनूबी रुख की दीवार है, जो भी हमने इसे आपको बाहर से दिखाया था। आइए अंदर चल। आप देख सकते हैं ये सब रिनोवेटेड है, ज़्यादातर हिस्सा इसका रिनोवेटेड है।
देखिए ये इसका दूसरा रुख है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बागियों ने इस पर जब हमला किया है तो आज भी उस हमले के निशान आपको दिख जाएंगे। देखिए पूरी इमारत पर गोलियों के निशान बने हुए हैं। जो ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हैं गोलियों के निशान दिख रहे हैं। नीचे का हिस्सा तो रिनोवेटेड हो चुका है, यहाँ से निशान मिट चुके हैं, लेकिन ऊपर ये निशान अभी भी बाकी हैं। ये देखिए आप सब निशान, आइए हम आपको पास से दिखाते हैं, शायद दूर से दिख ना रहे हों। ये देखिए गोलियों के निशान मौजूद हैं। पूरा डॉक्टर फेरर हाउस है। ये डॉक्टर फेरर जो थे यहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंट सर्जन थे, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ये देखिए ये इसका दूसरा हिस्सा है। आइए आगे चलते हैं। ये फेरर हाउस के कैंपस में ही आप देख सकते हैं ये दो गड्ढे हैं और ये कुआं है। ये सूख चुका है, इसे अंदर से दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि सूखा हुआ है। हाउस आप इसे पूरा देख सकते हैं दूर से। जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था कि इसमें मस्जिद भी है और इमाम बाड़ा भी है। देखिए मस्जिद के बारे में लिखा है और इमाम बाड़े के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आइए अभी से हम अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ये मस्जिद दिख रही है और ये इमाम बाड़ा दिख रहा है। ये सब मस्जिद का हिस्सा है और इमाम बाड़े का भी हिस्सा है। आइए ये उसका बाहरी हिस्सा आप देख सकते हैं। ये पूरा लखौरियों का बना है और लाल मिट्टी, और उस वक्त में लाल चूना चलता था और गारा खासकर, इन सब के मखलूत का बना हुआ ये पूरा। ये मखलूत मटेरियल होता था। आइए अब अंदर से दिखाते हैं। अभी कुआं हुआ करता था मगर आज ये पूरा पट चुका है। ये देखिए मस्जिद है। ये मस्जिद वीरान पड़ी है। बहुत ज़्यादा खामोशी महसूस होती है यहाँ पर, बहुत अमन महसूस करते हैं आप। दिल को सुकून देने वाली जगह है। आइए इसको अंदर से दिखाते हैं इस मस्जिद के। ये मस्जिद हमने आपको दिखाई, इसके ऊपर ले चलते हैं आपको। देख रहे हैं इसके स्टेप जो हैं वो लकड़ी के बने हुए, ये शायद बाद में लगाए गए हैं। ये भी खस्ता हाल है, इसका अभी रिनोवेशन नहीं हुआ है। ये मस्जिद आप अंदर से देख सकते हैं, वीरान पड़ी है। आइए आगे चलिए। ये इमाम बाड़ा आप देखिए, बहुत खूबसूरत बना है और इसकी मेहराब भी बड़ी खूबसूरत है और अभी भी नक्काशी का कुछ निशानात बाकी रह गए हैं इस पर, आप देख सकते हैं। ये पूरा
पूरा इमाम बाड़ा आप देख सकते हैं इसे। ये हमने आपको दिखाया। आइए अब आगे चल। सब इमाम बाड़े का ही हिस्सा है। आइए, ये किचन हाउस है, ये रसोई घर। आइए अब हम आपको रसोई घर दिखाते हैं। ये इसका बाहरी हिस्सा है। हम अंदर चलते हैं। ये आप बाहर से इसे देख सकते हैं पूरा। ये पूरा रिनोवेटेड है। हम इसे आपको चारों साइड से दिखा रहे हैं। आइए आपको आगे दिखा। अब हम आपको ले चलते हैं बेगम कोठी की तरफ, जिसके बारे में हमने बताया था आपको कि ये नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाई थी और ये उनकी विलायती बेगम थी, जिनका नाम था मकदरा आलिया। ये मकदरा आलिया के लिए बनवाई गई कोठी थी। हालांकि ये भी अब अपनी खस्ता हाली के दौर से गुजर रही है। आप देख सकते हैं ये पहले 2 मंजिली हुआ करती थी, लेकिन अब इसके अवशेष ही बचे हैं। हम इसे पहले आपको बाहर से दिखा रहे हैं। ये पूरी कोठी का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बनी है और काफ़ी खूबसूरत है। आइए अब हम इसे आप इसे अंदर से भी एक्सप्लोर करते हैं। इसमें ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें लखौरी और ब्रिक्स दोनों मिक्स हैं। हालांकि उस वक्त में सिर्फ लखौरी का ही इस्तेमाल होता था, मगर इस
कोठी में आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स भी इस्तेमाल की गई है। आप देख सकते हैं इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है ब्रिक्स का ही बना है, यानी ईंटों का ही बना है। लखौरियाँ कम इस्तेमाल इसके अंदर। आइए इसको बाहर से देखें। तो ये बेगम कोठी हमने आपको पूरी बेगम कोठी दिखाई। आइए अब बाहर चलते हैं और कुछ और देखते हैं। ये काफ़ी बड़े हिस्से में बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें कुआं भी है और ये कुआं क्या है अब तो ये पड़ चुका है और ये डस्टबिन लग रहा है ज़्यादा देखने में। आइए एक और है, ये इसी बेगम कोठी का ही हिस्सा है। इसका भी वही हाल है। ये ओमनीज हाउस था। देखिए इसका फाउंडेशन स्टोर लगा है, इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी तो इसमें दीवारें भी ना बची हैं, थोड़ी थोड़ी दीवारें ही बची हैं इस ओमनी हाउस की। देख सकते हैं इस ओमनी हाउस के पिलर का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। आइए अब हम आपको इस हिस्से को दिखाते हैं। ये ब्रिगेड मेस कहलाती थी।